बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को जनरल फैज़ को ख़बरों के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया था और उनसे इंटरोगेशन शुरू कर दी गई थी। अब ये खबर आ रही है कि तकरीबन एक साल मुकम्मल होने के बाद जनरल फैज़ का जो फ़ैसला है, जो साबिक़ DGSI थे, अब उनका फ़ैसला अनकरीब आने वाला है और किसी भी दिन उनका फ़ैसला जो है वो आ सकता है। क्योंकि जो इतलात आ रही थी उससे पहले वो ये थी कि जनरल फैज़ साहब जो है उनके कोर्ट मार्शल के प्रोसेस जो है उसको शुरू किया गया था, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है और अब करीब उनका फ़ैसला जो है वो आने वाला है। जिस तरह आप सबको पता भी है कि जनरल फैज़ साहब जो है वो इससे पहले DGSI भी रहे थे, वो पेशावर के कोर कमांडर भी रहे थे और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे वो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तानी इदारों के हवाले से। लेकिन बाद में उन पर कई इल्ज़ामात लगे और बाद में उनको गिरफ़्तार भी किया गया। साथ साथ में नज़रीन जो इतलात आ रही है वो ये है कि जनरल फैज़ के साथ काम करने वाले 2 ब्रिगेडियर्स उनका नाम लिया जा रहा है, जिनमें एक का नाम जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर नईम फ़खर का नाम लिया जा रहा है और ब्रिगेडियर गफ़ार का नाम लिया जा रहा है कि ये वो जनरल फैज़ के साथी थे जिन्होंने जनरल फैज़ की हर मौके पर उनका साथ दिया। ख़ास तौर पर जब टॉप सिटी का वाक़या सामने आया, ख़ास तौर पर जब जनरल फैज़ ने मुख्तलिफ़ अवक़ात में सियासत में मुलविस होने की मुबैना तौर पर कोशिश की, तो ये उनके साथी थे, इसलिए इन दोनों को भी गिरफ़्तार किया गया है और ये दोनों जो है अब इनको स्टार विटनेस के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनसे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है और ज़राए के मुताबिक इन दोनों ने भी अहम मालूमात जो है वो शेयर की है। जनरल फैज़ के हवाले से जो काफ़ी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो जनरल फैज़ के 3 अदवार के हवाले से या 3 पहलू के हवाले से उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। यानी बतौर DGSI उन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया, किस तरह इन्फ्लुएंस किया, क्या बेनिफिट्स लिए, उस हवाले से उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बतौर एक फ़ौजी अफसर के उन्होंने किस तरह इन्फ्लुएंस किया, कितने दौरों को इन्फ्लुएंस किया, जब उन्होंने टॉप सिटी को इन्फ्लुएंस किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में हिस्सा लिया, तो इसको इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। और उसकी जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, ज़ाहिर बात है कि जब पाकिस्तानी फ़ौज से एक आला अफसर जो है वो रिटायर होता है तो वो 2 साल तक किसी भी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता, तो उस दौर में उनका किरदार क्या रहा, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैंने आप सबको बताया कि 2016 में टॉप सिटी का केस सामने आया था और मुबैना तौर पर जनरल फैज़ ने टॉप सिटी में रेंजर्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि टॉप सिटी में उनको या उनके भाई को एक शेयर दिया जाए। बाद में टॉप सिटी के मालिक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए थे, उन्होंने जनरल फैज़ की शिकायत की थी और ये भी खबरें आ रही थी कि 2017 में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने फिर जनरल फैज़ को बुलाया था, उनसे पूछगछ भी की थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप निजी मामलात में, लोगों के निजी मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो प्रॉपर्टी के मामलात है उस हवाले से उनसे काफ़ी पूछगछ जो है वो की गई थी। ये जो जिस तरह हमने पहले कहा नाजरीन के ये जो जनरल फैज़ का के हवाले से केस है, तो इसका किसी भी वक्त जो है वो फैसला आ सकता है। साथ साथ में दूसरा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है इस वक्त बहरिया टाउन के हवाले से है, तो उसमें भी जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें एक केस जो है 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है इमरान खान के हवाले से और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के हवाले से, तो उसमें भी जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये तमाम बातें जो है ये फ़िलहाल कब्ल अज़ वक्त है, जब तक इनको मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने नहीं आएगी, इनको इन्वेस्टिगेट पूरी तरह नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक इस पर कुछ कहना जो है वो कब्ल अज़ वक्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन के एक ज़माने में जनरल फैज़ जिसको काफ़ी करीब समझा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ास तौर पर इमरान खान के, क्योंकि जब जनरल फैज़ का तबादला किया गया था बतौर DGSI तो उस पर भी इमरान खान ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा के सामने उनका ये मौक़िफ़ था कि ISI को एक कोर डिक्लेयर किया जाए और जनरल फैज़ को इधर ही रहने दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि फ़ौज का अपना एक सिस्टम होता है। उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनका फिर तबादला किया, इब्तदाई तौर पर वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, उसके बाद उनको एक और कोर में तब्दील किया गया था। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि जनरल फैज़ के फ़ैसला जो है उनके कैरियर का जो फ़ैसला है, उनके कोर्ट मार्शल का फ़ैसला जो है वो करीब आ रहा है, वो उनके प्रो भी आ सकता है, उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। लेकिन ये फ़ैसला जो है कम अज़ कम ये बात कन्फर्म है कि अनकरीब ये फ़ैसला जो है अब आने वाला है।
दूसरा जो आज का मौजू है नाज़रीन वो है बहरिया टाउन के हवाले से। और आप सबको पता है कि बहरिया टाउन के मलक रियाज जो है, अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें, प्राइवेट बिजनेस के हवाले से बात करें, तो शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो मलक रियाज को समझा जाता था। प्रॉपर्टी उनको टाइकून समझा जाता था। अगर हम उनके हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें कराची, नवाब शाह, हैदराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, ये तमाम शहर शामिल थे कि जहाँ पर मलक रियाज ने टाउन जो है वो बनाए थे। तकरीबन 12 मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स थे इन 7 शहरों में, जिनमें के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल ये उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो कि तकरीबन कोई 9 लाख कनाल की ज़मीन ये बन जाती है, जिन पर ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जो कि अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि मलक रियाज ने जब मुल्क को छोड़ा है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, काफ़ी पैसा मुल्क से बाहर मुबैना तौर पर लेकर चले गए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। इस हवाले से मलक रियाज के साथ काम करने वाले तकरीबन 171 मुलाजिमीन को एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट पर रखा गया है, उनको ECL पर रखा गया है और उनसे जो है वो भी पूछगिछ का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर बताया गया है कि तकरीबन 253 अरब रुपए के केसेस जो है वो इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है मलक रियाज या फिर उनके एसोसिएट्स के हवाले से, जबकि इस हवाले से FIA, नैब, एंटी करप्शन पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे जो है वो अपने अपने तौर पर तहकीकात भी कर रही है। लेकिन अगर हम इस हवाले से बात करें कि मलक रियाज के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कितने लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होंगे, तो इस वक्त तकरीबन 15 लाख ख़ानदान जो है वो बहरिया टाउन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक है, या तो वहाँ पर रिहाइश वजीर है या उनके प्लॉट्स और प्रॉपर्टी जो है वो बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनके मौजूद है। इस हवाले से नाज़रीन ये भी कहा जाता है कि मलक रियाज पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन 1100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर की है, और ये तमाम मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है तो ये डॉलर्स में हुई है, जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, जिससे एक्सचेकर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 11 मुख्तलिफ ममालिक को खतूत भी लिखे हैं, बाहरी ममालिक से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। टाइम इस हवाले से नाज़रीन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें भी एक परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि मलक रियाज के प्रोजेक्ट्स में जो सरमायाकारी जहाँ पर पाकिस्तान के शहरियों ने, यहाँ पर मौजूद लोगों ने की थी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। इसलिए वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि अगर मलक रियाज को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको नहीं पता कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल जो है वो फिर कैसा होगा। ये भी नाज़रीन तफसीलात आ रही है कि मलक रियाज के हवाले से कि उसमें तकरीबन 2 साबिका मेजर जनरल रिटायर जो है उनका भी नाम लिया जा रहा है, कि जो कि इस वक्त FIA और दीगर इदारों के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें बताया जाता है कि उन्होंने भी मलक रियाज की इन कामों में मुबैना तौर पर मदद की थी। नाज़रीन आखिर में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे कासिम और सुलेमान के हवाले से, क्या आया वो पाकिस्तान आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान के फर्जंद यानी कासिम और सुलेमान पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन आए वो पाकिस्तान पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, ये सवाल अभी हल तलब है, क्योंकि मुतज़ाद बातें जो है वो आ रही है। सबसे पहले अलीमा खान का ये कहना था कि कासिम और सुलेमान ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है। ये इतलात आ रही है कि कासिम और सुलेमान के पास चूँकि पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, तो उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट से पाकिस्तान की वीज़े के लिए अप्लाई किया है। तो आया उनको वीज़ा मिलेगा वक्त पर या नहीं मिलेगा, बाहर मुश्किल लगता है। शायद हुकूमत की जानिब से डिलैंग टैक्टिक्स जो है अप्लाई की जाएंगे, ताकि कासिम और सुलेमान जो है वो बर वक्त ख़ासतौर पर 5 अगस्त से पहले तो बिल्कुल ना पहुँच सके। तमाम अलीमा खान का ये भी कहना था कि उनके पास नाइकोप एक ऐसा शनाख्ती कार्ड होता है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया जाता है, कि वो उनके पास अवेलेबल है। इस हवाले से भी मुतज़ाद तफसीलात जो है वो सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास नाइकोप है, कुछ लोग या ज़राए का ये कहना है कि उनके पास नाइकोप नहीं है। जो ये कहते हैं कि उनके पास नाइकोप है, तो उनका फर्दर ये कहना है कि उनका नाइकोप एक्सपायर हो गया है और उन्होंने उनको रिन्यूअल उसका नहीं किया है, इसलिए वो वीज़े के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये तमाम बातें जो है नाज़रीन वो आ रही है इस हवाले से
ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को एक भरपूर जलसा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त तकरीबन 50 ऐसी लीडर्स हैं, 50 पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि जिनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि नाअहल हो सकते हैं, और इंसदादी दहशतगर्दी फैसलाबाद के फैसले के बाद दीगर अदालतों से फैसले जो है वो अन करीब आ सकते हैं, जिससे बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। आगे प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।